नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे की विदाई की बात करने का दम भर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की नौकरी जाने वाली है और कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेगी। उधर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 300 पार का दावा करते हुए बहुमत में आने का वादा किया है और जेपी नड्डा के खत्म हो रहे कार्यकाल पर निशाना साधा है। कुल मिलाकर 7वें और अंतिम चरण के पहले एक बार फिर मुद्दे को छोड़ नेता एक दूसरे की नौकरी आने और जाने की बात कर रहे हैं। अब 4 जून को किसकी नौकरी का होगा प्रमोशन और किसका होगा डिमोशन, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा का रण अब अपने अंतिम दौर में है। 57 सीटों के इस रण में क्या होंगे समीकरण, इसे छोड़कर दिग्गज एक दूसरे के राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि 7वें चरण की लड़ाई नौकरी पर आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की हार का ठीकरा पार्टी नेताओं राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर नहीं, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली है। कांग्रेस के लोग ईवीएम को दोष देंगे, हार का ठीकरा भाई बहन पर नहीं फूटेगा, ये ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली है। 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। अब किसकी नौकरी जाएगी और किसकी बचेगी, ये तो 4 जून के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन सियासत में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा का आना कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते इसे जून तक बढ़ाया गया था। जेपी नड्डा लगातार दूसरी बार भाजपा अध्यक्ष बनने वाले तीसरे नेता हैं। लालकृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद नड्डा ही हैं, जिन्हें लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। राजनाथ सिंह भी 2 बार पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। जेपी नड्डा जून 2019 में कार्यकारी और जनवरी 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बने थे। जेपी नड्डा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और 1989 में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री चुने गए। वर्ष 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए। 1993 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायक बने और नेता प्रतिपक्ष चुने गए। 1998 में दोबारा चुनाव जीते और भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। 2010 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। 2012 में राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए। 2014 से 2019 तक भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कमान भी संभाली। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सफर और कार्यकाल को देखें तो 50 साल के राजनीतिक करियर में 12 चुनाव लड़े हैं। इनमें से उन्हें 11 बार जीत मिली है। खड़गे के जीवन में 3 बार ऐसा मौका आया जब वे कर्नाटक के सीएम बनते बनते रह गए, लेकिन उन्होंने कभी भी आलाकमान से नाराजगी जाहिर नहीं की। 1972 में उन्होंने जिस सीट से विधायकी जीतकर अपने राजनीतिक सफर का औपचारिक आगाज किया था, उसी सीट से वे लगातार 2004 तक जीते। 32 साल तक लगातार एक ही सीट से जीत हासिल की। जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पार्टी के प्रति वफादारी का सवाल आता है, तो खड़गे ऐसी लकीर खींच गए हैं जिसे क्रॉस कर पाना आसान नहीं है। खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो पहली बार 52 साल पहले 1972 में विधायक बने। 2009 से लगातार 3 बार लोकसभा सांसद रहे।
2020 में राज्यसभा में प्रवेश किया। मल्लिकार्जुन खड़गे एक वकील और राजनीतिज्ञ हैं। 2022 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और 2021 से राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। वो तब से कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद भी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है, हालांकि पहले कार्यकाल 3 साल का भी रहा है। आपात स्थिति में वरिष्ठ महासचिव को अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में खड़गे की नौकरी जाने वाली बात कहां तक जायज है? अब सियासत और राजनीतिक दल के ये दो चेहरे 4 जून के बाद गायब हो जाएंगे या फिर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गाड़ी को भगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो अध्यक्षों पर सियासत गरमाई है और बात जो है वो नौकरी तक आ गई है। एक तो नौकरी शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो सवाल थोड़े से इसलिए भी खड़े करता है कि क्या राजनीतिक दल जो होते हैं उनके जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, क्या वो उनकी नौकरी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप चुन कर आए हैं और आपका कार्यकाल क्या है, आपका नेतृत्व क्या है, किस तरह से चुनाव होता है, सारी चीज़ों को यदि समझा देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इतना वक्त हो चुका है कि आज उनकी नौकरी जाने और वापस देने और सारी चीज़ों को लेके मुझे नहीं लगता कि सवाल उठाने की ज़रूरत थी। खैर, यदि इतनी बात निकली है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से चीज़ें होती हैं, जिस तरह से विपक्ष कहता आया है कि यहाँ से तो सिर्फ एक चिट्ठी आती है आरएसएस की तरफ से और चुनाव हो जाता है, तो यहाँ का भी कार्यकाल यदि उठाकर देखा जाए तो ये बड़ा सवाल है। यदि रिपीट होते हैं जेपी नड्डा तो अपने आप में ये क्रॉस लाइन बनेगी और यदि नहीं होते हैं तो फिर ये माना जाएगा कि बीजेपी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। खैर, अब ये भविष्य के गर्त में है, फिलहाल तो नतीजे आएंगे, उसके बाद ये सारा प्रोसेस होना है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जनवरी में कार्यकाल खत्म था लेकिन उनको एक्सटेंशन देते हुए इसे बढ़ाया गया क्योंकि लोकसभा का चुनाव था और इसलिए उनको लगा कि उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस चुनाव में होगी, इसलिए तमाम बातें हुई। लेकिन अपनी चीजों को आप एक्सटेंशन देकर बढ़ाते हैं, दूसरों को कहते हैं नौकरी चली जाएगी। इतनी श्योरिटी कहां से आ रही है आपके पास? चर्चा पर सीधे चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नितिन सारस्वत हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दारा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं और पूर्व आईबी अधिकारी भी हैं नवजोत सिंह, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। नवजोत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। अमित जी, खड़गे जी की नौकरी चली जाएगी और इस बात की श्योरिटी अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे है? मैं पहले तो यही पूछना चाहती हूँ। राखी जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया और समय दिया अपने चैनल पर बोलने के लिए। देखिए राखी जी, किसी भी चीज को अनायास नहीं बोला जाता। जैसे अरविंद केजरीवाल जेल से निकले और अचानक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि योगी जी को हटाने वाले हैं, ये हटाने वाले हैं, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे नहीं होती है बातचीत, तथ्यों पे बातचीत होती है। तथ्य क्या कहते हैं? आप जाइए कुछ महीने पहले जब 3 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन होने वाले थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के, उस समय कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की फोटो हुआ करती थी। जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ा और लगा कि अब ये हारने वाले हैं तो राहुल गांधी की फोटो ट्विटर हैंडल से उतर गई। इसका मतलब क्या था कि राहुल गांधी को इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि बोला जाता था कि राहुल गांधी जी की यात्रा निकली है, बहुत फायदा होगा, ये होगा वो होगा करके तामझाम करके उसका बहुत ही महिमा मंडन किया गया। जब पता चला कि नतीजे नहीं आने वाले हैं जैसा ये चाह रहे हैं तो राहुल गांधी की फोटो वहां से उतर जाती है। और देखिए, खड़गे जी को अगर देखा जाए तो बनाया ही इसीलिए गया है, ये खड़गे जी की अग्नि परीक्षा है उनकी वफादारी सिद्ध करने के लिए। खड़गे जी को बलि का बकरा बनाया ही इसलिए गया है कि जो ये इलेक्शंस होंगे इनको हार का अंदेश पहले से ही था और पता था कि जब हारेंगे तो राहुल जी ने यात्रा की है, सारी चीजों को लेकर महिमा मंडन कांग्रेस करती आई है कि राहुल जी 4000 किलोमीटर चल दिए, 5000 किलोमीटर चल दिए, तो अब उसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? तो निश्चित तौर पर जो अध्यक्ष होगा उसका फोड़ा जाएगा। अगर इतने ही एबल हैं राहुल गांधी, अगर इतने ही सशक्त हैं कि वो अपनी पार्टी को लीड करते हैं तो पद लें और उसको लीड करें, लेकिन उनको कोई पद नहीं लेना है। आपको याद होगा किस तरीके से मनमोहन सिंह जब
प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने वो एक अध्यादेश लेकर आए थे और अध्यादेश, प्रधानमंत्री के अध्यादेश को मंच से फाड़ कर लहरा दिया उन्होंने। ये क्या दिखलाता है? न उनके पास कोई पद था, सिर्फ एक सांसद थे। उस सिर्फ एक सांसद की क्या ये हैसियत हो सकती है कि एक प्रधानमंत्री के अध्यादेश को फाड़कर लहरा दिया जाए? तो निश्चित तौर पे एक गांधी परिवार को, राज परिवार को, शहजादे को बचाने की एक कवायद शुरू हो गई है। और ये कवायद आज से नहीं शुरू हुई थी, ये कवायद तभी से शुरू हो गई थी जब खड़गे जी को बनाया गया था अध्यक्ष। और इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि ये खड़गे जी की अपनी वफादारी सिद्ध करने के लिए एक अग्नि परीक्षा है, ये आप मान कर रखिए। लेकिन इसके पहले के जो इलेक्शंस हुए, खड़गे जी को जब से कार्यकाल दिया गया, तब से कांग्रेस थोड़ा सा ठीक ठाक स्थिति में भी थी। तो ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बिल्कुल ही डेप्थ में चली गई या खराब हो गई या खड़गे जी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। नहीं, उनके प्रदर्शन, उनके कामकाज पे तो हम यहाँ पे विश्लेषण ही नहीं कर रहे हैं। वो रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पर विश्लेषण है। तो जब उनके कामकाज पर कोई विश्लेषण, उन्हीं के कार्यकाल में बहुत सारी जगहों पर वो हारे भी, तो निश्चित तौर पे, और एक सिर्फ कर्नाटक ही तो जीते हैं उसके बाद। तो जब उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो कितने वफादार हैं, कितने वफादार नहीं हैं, तो ये उनकी अग्नि परीक्षा है। ये उनको ठीकरा अपने सर पे लेना पड़ेगा, अपने आप को बलि का बकरा बनाना पड़ेगा और उनकी नौकरी जाना तय है इन इलेक्शंस के बाद। देखिए 4 जून का जो निर्णय आएगा वो बहुत लोगों के लिए निर्णायक होगा, बहुत लोगों के लिए भविष्य तय करने के लिए होगा। तो बिल्कुल। और अमित जी, मुझे लगता है हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन की सीट्स कितनी आती हैं। यदि उस गठबंधन की सीट्स भी, जैसा कि कह रहे हैं, कि ऐसा ना हो जाए कि एक ऐसी स्थिति बन जाए कि बिल्कुल ना इधर ना उधर, मतलब एकदम फंसा यदि, तो भी मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि नेतृत्व तो उनका ही है। जैसे क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, जेपी नड्डा जी को जाए या पीएम मोदी को जाए, वैसी क्रेडिट इधर भी जाएगा। तो मुझे लगता है ये सब चीजें खैर 4 तारीख के बाद की होंगी। फिलहाल तो जो जिस तरह से बोला गया कि कोई पार्टी का अध्यक्ष क्या नौकरी करता है किसी की, इसलिए उस पर से ये सवाल उठे थे। खैर वापस आऊंगी आपके पास। 10 सेकंड दीजिएगा राखी। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। आपने जो ये कहा मैं उसी पर इलाबोरेट कर दूं। देखिए 2014 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था 9%, हाँ। 2019 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था 12%। अब 303 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी अचानक से ये समझे कि उसका 95% स्ट्राइक रेट हो जाएगा या 100% स्ट्राइक रेट हो जाएगा, ये तो असंभव सी बात है। आप दिन में अगर स्वप्न देखें तो उस पर कुछ कहना नहीं है। बिल्कुल, खैर वो आने वाले वक्त की बात है, तो कोई ऐसी अलग से टिप्पणी मैं उस पर करूंगी भी नहीं। नितिन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। चलिए नितिन जी, बहुत सारी बातें अभी बीजेपी की तरफ से आई है और ये बात इसलिए कही जा रही है, देखिए एक समय था जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, ठीक है, उसके बाद जिम्मेदारी आती है मल्लिकार्जुन खड़गे पे। उनका पूरा कार्यकाल, उनकी जर्नी के बारे में हमने देख लिया, सुन लिया, कितने वो ईमानदार हैं या कई बार ऐसे मौकों को भी गंवाया है, छोड़ा है, लेकिन पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल ये नौकरी वाली जो बात निकलकर यहां सामने आ रही है, इससे कांग्रेस किस तरह से लेती है? देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप अमित शाह जी की बात को बहुत सीरियस लेते हैं, मैं तो सीरियस नहीं लेता, क्योंकि अमित शाह जी जब मेघालय में जाते थे तो कहते थे कि ये जितने भी सरकार में है ये सब जेल में जाएंगे, उन्हीं के साथ सरकार बना ली। उसके बाद में अमित शाह जी कर्नाटक में कहते थे, क्या हुआ कर्नाटक में? हश्रे। उसके बाद में अमित शाह जी शुभेंदु अधिकारी के लिए और तमाम बंगाल में नेताओं के कहते थे, उनको क्या किया? हेमंत विश्व शर्मा के लिए असम में जाके क्या कहते थे? तमाम जो और प्रदेशों में सरकारें बनी उसके लिए क्या कहते थे? तो अमित शाह जी की बात को आप सीरियसली ले सकते हैं, खुद योगी जी उनको सीरियस नहीं लेते। तो मेरे को तो ये ताज्जुब है कि आप अमित शाह जी ने क्या बोला इसी बात पे डिबेट कर रही हो, क्योंकि अमित शाह जी को खुद बीजेपी के नेता सीरियस नहीं लेते आजकल। तो फिर मैं ये मान लूं कि खड़गे जी आपकी नौकरी करते हैं? खड़गे जी क्या कांग्रेस की नौकरी कर रहे हैं? नहीं, आप वो नौकरी, देखिए नौकरी का प्रश्न तो अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए था कि देश में 34 से कम आयु के लोग की 83% बेरोजगारी है। आज देश का युवा जवाब मांग रहा है। ये जो इधर उधर की बातें करके, कभी मंगलसूत्र, कभी मटन, कभी भैंस, कभी मुस्लिम लीग और कभी क्या नाम से मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, कभी मुझे परमात्मा ने, ये सब बातें आप देखिए पूरे चुनाव के अंदर बीजेपी कोई भी विजन, जब चुनाव होता है तो आपने 5 साल देश के आदमी, देश की जनता को क्या दिया, आपने क्या वादे किए थे, उसमें से क्या डिलीवर किया और आपका आगे का क्या विजन है? आप पूरे चुनाव में बीजेपी के कैंपेन से ये सब नदारत देखते हैं, कहीं दूर दूर तक इन चीजों का अस्तित्व नहीं दिखाई देता। और जब जो लॉ होती है, जो अंतिम, जब लॉ का अंतिम समय होता है तो वो दोबारा से फटफड़ाती है। बीजेपी के साथ बिल्कुल वही सब हो रहा है।
क्योंकि मुद्दे इनके गायब है। अब कभी अमित शाह जी कहते हैं हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, कभी मोदी जी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। ये उल्टे सीधे जो बयान है ये साफ दिखाई देते हैं कि पूरी तरीके से चुनाव के अंदर डिरेल हो चुके हैं और लगातार ऐसे मुद्दों के ऊपर आ रहे हैं जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। आज जनता अच्छा पर नितिन जी, सरोकार था कि मुझे आपने बस क्या इतना किया? बता दीजिए, नितिन जी मुझे बस इतना बता दीजिए, हो सकता है मेरा ज्ञान दुरुस्त हो जाए, शायद मेरे ज्ञान में कमजोरी हो, आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। मुझे इतना बता दीजिए कि किसी भी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो खड़गे जी हो, जेपी नड्डा हो, और जो इससे पहले भी रहे हैं, क्या वो एक पार्टी की नौकरी कर रहे होते हैं? क्या वो नौकर होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं वो? नहीं, क्यों क्यों ये किसने बोला? ये तो यही तो आप बोल बोला, रही है ना। और वो भी केंद्रीय गृह मंत्री ने बोला, इसीलिए बात हो रही है। नहीं तो केंद्रीय गृह मंत्री तो कहते थे कि अजीत पवार जेल जाएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री थे तो कहते थे मेघालय में हमारी सरकार आ गई तो उन्हीं के साथ दोबारा सरकार भेजने दिए, उनको जेल भेजने की बात करते थे। केंद्रीय गृह मंत्री के तो मैंने इतने सारे बयान दिए कि योगी जी सीरियस नहीं ले रहे। मैं आपको यही बात तो कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको सीरियस नहीं लेते हैं और आप उन्हें सीरियस ले रही है केंद्रीय गृह मंत्री। नहीं, मैं उन्हें सीरियस नहीं ले रही हूँ सर। गृह मंत्री कहा एक मिनट, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी अपना एक काम होता है, नेतृत्व होता है। आज जब जीतेंगे ना, वाहवाही होगी, कहते हैं ना, एक अच्छी पीठ थपथपाई जाती है कि हाँ एक अच्छा नेतृत्व है। राजनीति में होता कौन है? राजनीति में होता कौन है उसका नेतृत्व को चलाने वाला? उनको यदि कोई नौकरी कह देगा तो सवाल उठेगा। 10 सेकंड में मुझे तो ताज्जुब ये लग रहा है कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे को बोला गया उस पे बात कर रहे हैं और आप इतना अग्रेशन में बात कर रहे हो जैसे पता नहीं किसी ने उनको शायद एक अलग लेके गाली वाली बक दी हो यहाँ पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि है, सम्मानित है। जब से वो यहाँ पे आए, हमने कर्नाटक में किस तरीके से डिफीट दी, हिमाचल में सरकार बनाई, राजस्थान में हम बहुत अच्छी तरीके से लड़े। तमाम हमने इंडिया अलायंस की जो कोऑर्डिनेशन था वो उन्हीं के कारण संभव हुआ, उन्हीं के नेतृत्व में संभव हुआ। अभी वो जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूरे मुद्दों के ऊपर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम लगातार, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लिए सबसे सम्मानित पद होता है और हमारे यहाँ चुने जाते हैं, रातों रात ऑर्डर नहीं निकलते। जैसे जेपी नड्डा जी के लिए 2 लोगों ने मिलकर ऑर्डर निकाल दिए कि आप तो वही तो पूछा ना मैंने नितिन जी, केवल एक वही बात हो रही थी। अब आप उस लाइन पे आए जो मैं आपसे बात कर रही थी। ठीक है, चलिए मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे तमाम लोगों ने एक लंबा कैंपेनिंग हुई, तमाम हमारे जो इलेक्टेड मेंबर हैं उन्होंने खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बाकायदा वोटिंग हुई, आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी से आपने देखी, कब हमारे अध्यक्ष बने, किन इश्यूज के साथ बने, उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया। आप ये बताइए, भाजपा के अंदर तो रात में कोई 2 लोग मिलकर लेटर जारी कर देते हैं और वो जेपी नड्डा जी उनको खुद कहते हैं, कई बार सार्वजनिक जगह कह सकते हैं कि उनको मालाओं से हटा दिया, रास्ते में आगे चल के धक्का दे दिया गया। वो कह रहे मेरे हाथ में, हमने कई बयान देखे कि मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मेरे पास खुद के पास कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नितिन जी, मैं रोक रही हूँ, बीच में वापस आऊंगी। ठीक है, अब आप उस लाइन पे आए जो मैं आपसे पूछ रही थी। दारा सिंह जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? दारा सिंह जी, क्या हो रहा है? मतलब ये मैं समाजवादी पार्टी इसे किस तरह से ले रही, क्योंकि देखिए कोई किसी को कुछ भी कह दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पास भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भी दलों के होते हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ इस तरह की बातें करना, और अंतिम चरण बाकी है, वो 57 सीटों का कोई जिक्र नहीं कर रहा कि क्या होना है, कितनी महत्वपूर्ण होगी, कहाँ किसी को भी आप श्योरिटी ले रहे हैं। अरे भाई, किसकी पार्टी का क्या नियम कानून है वो देखेंगे, उस हिसाब से चीजों को करेंगे। 5 साल के लिए होती है चुनाव, बहुत इमरजेंसी होती है, 3 साल भी रही है कांग्रेस में, ठीक है। उसके बाद आपात स्थिति में एक अलग चीज होती है कि कोई इस्तीफा दे देता है या किसी का निधन हो जाता है, सब पूरा एक प्लान बना हुआ है। लेकिन इतनी जल्दी बीजेपी श्योर हो गई कि आप 5 साल भी पूरे नहीं करने देंगे क्या खड़गे जी को? या चलिए कम से कम 3 साल तो जी, आप तो अभी से कहने लगे कि कुछ नहीं होना, उनका नौकरी है, नौकरी चली जाएगी इलेक्शन के बाद। राखी जी, सबसे पहले तो आपको और आप जितने श्रोता हैं उनको नमस्कार, और पैनल पर बैठे हुए सभी सम्मानित को प्रणाम। देखिए राखी जी, चुनाव का आखिरी चरण 1 तारीख को है और भारतीय जनता पार्टी के जो बौखलाहट, जो बयान आ रहे हैं, तो जनता उसको कॉमेडी में ले रही है। अब इतना सीरियस नहीं ले रही है, वो गारंटी भी खत्म हो गई जो गारंटी देते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का अब एक और बयान आया है कि तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें मौत देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का है बयान। भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा बचा है, ना ये बता सकती है देश की जनता से कि हमने क्या क्या किया है। हाँ, ये जरूर बता सकी थी भारतीय जनता पार्टी कि मैंने इतना इतना चंदा लिया है, पुलवामा हमला में लिया है, वैक्सीन कंपनी से लिया है,
मगर कुछ नहीं बताया। भारतीय जनता पार्टी जो है, इतनी बार जिस मंच से बयान दे रही है, लोग समझ रहे हैं कि हाँ 2 लोग जोकर आए हैं कॉमेडी करने के लिए। बताइए, शिक्षा जो सबसे बड़ा महत्व होता है देश में, फ्री नहीं है, महंगी कर दी गई। जो दवाई हम लोग 1 रुपए पर्चे पे देते थे फ्री में, 25 लाख तक आदमी का इलाज ऐसे हो जाता था, उसको इन्होंने प्रधानमंत्री औषधि के नाम से चलाकर पैसा वसूलना शुरू कर दिए। अरे बिल्कुल शर्म एकदम मर गई भारतीय जनता पार्टी की। और उसके बाद कहते हैं भाइयों और बहनों, आपका मंगल सूत्र चुरा लिया जाएगा। भाइयों और बहनों, आप तो ये तक देखिए, जिस महात्मा गांधी को ये लोग गाली देते थे, जो देश के सबसे मतलब वर्ल्ड तक के नाम है, महात्मा गांधी जी का सम्मान से लिया जाता है नाम, आज नरेंद्र मोदी जी को महात्मा गांधी जी की याद आ गई और ये भूल गए कि इनके एक सांसद थी महिला, और 2 अक्टूबर को उनके बैनर पर गोली चलाई थी और ब्लड नीचे बहा था। आज तक उस पर FIR नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आदमी कहीं भी रहे, कोई भी अपराध करे, अपराध मुक्त है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें मौत देंगे। ठीक है, आपने देखा होगा राखी जी, एक सेकंड राखी दारा सिंह जी, मुझे थोड़ा सा इस पे बोलिए। ये जो बात अभी निकली है, नौकरी चली जाएगी, मैं थोड़ा इसी पे फोकस्ड हूँ आज कि ये मतलब नौकरी होती है क्या? ये मैंने तो इसी सवाल को लिया है, या ऐਵੇਂ ही बोल देते हैं? बोलते हैं तो बोलने से पहले नहीं सोचते क्या? मतलब यदि हम ये कह दें यहाँ पे कि JP नड्डा जी भी नौकरी करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या ये उचित होगा या ठीक होगा बोलना? देखिए राखी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या बूथ प्रभारी हो, वो एक नौकर होता है, वो है जनता का। समझ गए? जो देश का नौकर होता है वो असली नेता होता है। एक आदमी अपने आप को फकीर कहता है, चाय बेचने वाला कहता है, झोला उठाकर चलने वाला कहता है, और वो कितने लाख का महंगा सूट पहनता है, वो जनता का सेवक नहीं हो सकता है। वो एक मदारी होता है, बहरूपिया होता है। और जो खड़गे जी को कह रहे, खड़गे जी के बराबरी नहीं कर सकते। खड़गे जी की जितना पढ़े हैं उतना इनके भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ही नहीं होगा। तो खड़गे जी को पता है कि हम जमीन से जुड़ के आए, हम इतनी दूर तक आए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो संगठन चलाते हैं। जब कुछ इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले उनको सम्मानित किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह करना चाहती है, लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहती है। अभी आपने देखा 4 जून के बाद ये लोग देखना, एक आधी विधायक सांसद को खरीदने की बोली भी लगाएंगे, मगर जो अब की टिकट बटे हैं ना, ये खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब तीनक ठोक के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और न ये खरीद पाए हैं और ये जा रहे हैं। मैंने राखी जी आप ही के डिबेट में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता मंच में बोलता है, चलती बढ़िया नजर भर के देख लो, क्योंकि अब भाजपा जिंदगी में आने वाली नहीं है। ये गांव में वोट नहीं मांगने जा रहे, ये एक जिले में 9 बार हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, मगर जनता के सामने जो बोल के जाते हैं वहीं से जनता आती है, कहती है हमको 300-500 रुपए तो तय करके लाए थे और मेरा पैसा भी नहीं दिए। गाली दे रहे हैं लोग इनको। ठीक है, अभी चलिए यही आए थे बलिया में। दारा सिंह जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। रमाकांत पटेल जी, कोई सवाल नहीं लूंगी, क्योंकि वो जो बात है जहां पर रुकी हूं मैं, उसको आप कैसे ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी कैसे ले रही है, और वो बात यहां क्लियर करने की बहुत जरूरत है। देखिए राखी जी, देश भर के लोगों की नौकरी छीनने वाली भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है कि कांग्रेस वालों की नौकरी चली जाएगी, तो नड्डा जी शायद भाजपा में नौकरी ही करते होंगे। उनकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी वो तय कर लें। शिवराज जी की तो इन्होंने छीन लिया, खट्टर साहब की भी छीन लिया, वसुंधरा राजे की भी छीन लिया। नड्डा जी की बचेगी, कब तक बचेगी कि नहीं बचेगी वो तय कर लें, और 2 महीने के बाद तो योगी जी की भी छीनने ही वाले हैं। तो ये देश जानता है नौकरी कौन कर रहा है। बाकी अगर ये नौकरी पे बोल रहे हैं तो इनको ये भी बोलना चाहिए था, जो देश के लोगों को, युवाओं को 20 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, वो दिए कि नहीं दिए? कि 20 करोड़ जिनको देना था तो देने की बजाय और लोगों की छीन लिए हैं। क्योंकि ये लोग नौकरी पे बोलेंगे नहीं, ये लोग नौकरी पे बोलेंगे नहीं, इन्होंने फैक्ट्रियां बंद कराने का काम किया है। शुगर मिल वाले ने कमीशन कम देना चालू कर दिया तो शुगर मिल बंद करा दी गई। डालडा फैक्ट्री वाले से अवैध वसूली कर रहे थे, डालडा फैक्ट्री वाला बंद करके भाग गया। तो जो लोग नौकरी छीनने का काम करते रहे हों उनको यही दिखाई देगा।
बाकी भारतीय जनता पार्टी में नौकरी मिलती है। नड्डा जी कहीं निर्वाचित नहीं हुए थे, मनोनीत हुए थे, एक आर्डर आया, नड्डा जी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, उनकी नौकरी जरूर जाएगी। दूसरा, गृह मंत्री जी की भाषा, मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है, गृह मंत्री हैं या गुंडा। ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालेंगे, जेल में डाल दिया। आरोप लगाते हैं शराब घोटाले का, और शराब ये स्वीकार करते हैं कि शराब कारोबारी से, शराब घोटालेबाज से पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला। 60 करोड़ रुपए शरद चंद्र रेड्डी ने दिए जब वो ईडी की गिरफ्त में था। और गिरफ्तार किसको करते हैं? आम आदमी पार्टी के नेताओं को। ये पंजाब में जाकर के कहते हैं कि हम इनकी सरकार नहीं चलने देंगे, सरकार गिरा देंगे। तो जैसा देश भर में ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, तमाम राज्यों की सरकार गिराने का काम किए हैं, 8 सरकार छीनने का काम किए हैं 10 साल के अंदर, वैसी गुंडागर्दी देश की जनता अब बर्दाश्त नहीं करने वाली है। राखी जी, एक और आखिरी बात, मुझे लगता है इस चुनाव में इस बार जनता इनसे लड़ रही है, और देश से प्यार करने वाली जनता इसलिए भी लड़ रही है कि देश के अंदर भी ये जो डकैत घुस गए हैं, इनको भगाने का काम इस देश की जनता ही करेगी। अगर गली मोहल्ले में हमारे यहाँ पर कहीं चोर आ जाता है ना, तो गली मोहल्ले के कुत्ते उसको भगाने का काम करते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो ये डकैतों को भगाने का काम हम पूरी मेहनत से कर रहे हैं, देश की जनता कर रही है। ठीक है, चलिए नवजोत जी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। नवजोत जी, क्योंकि आप पूर्व आईबी अधिकारी भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मुझे लगता है मैं एक राजनीतिक सवाल जो जिस तरह से एक स्टेटमेंट पे आया, वो स्टेटमेंट ठीक है, लग रहा होगा कि बीजेपी कुछ भी कहती है, दिग्गज कुछ भी कहते हैं, उनके पास मुद्दे नहीं हैं, लेकिन ये उन पे भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पास भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का भी है, दूसरे दलों का भी है। तो इस तरह से कह देना वो कई सवाल खड़े करता है। दूसरी चीज ये कि हर पार्टी का अपना एक नियम, एक प्रोसेस बनी हुई है, कहाँ कैसे निर्वाचन होगा, कौन चुन रहा है, कितने वक्त के लिए होता है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें फिर कैसे बदलाव हो कि नेक्स्ट कौन होगा। इतनी सारी चीजें क्लियरिटी होने के बावजूद आप किसी को कह दो कि इस इलेक्शन के बाद, और ऐसे मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को जितना पढ़ी और समझी हूं, मुझे लगता है बहुत अच्छा खासा उनका अनुभव है, और जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे शायद उससे भी ज्यादा उनके बारे में होगा, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक लिमिट्स होती है हर चीज की, तो हमने उतने में उसको समेटा है। तो उस व्यक्ति को कह देना कि ये नौकरी करते हैं या कर रहे थे और नौकरी इनकी चली जाएगी और पूरा ठीकरा उनकर फूटेगा, ये आप इससे क्या समझते हैं? राखी जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका भी और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारत एक दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसकी जो प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक पार्टी या एक किसी व्यक्ति का रोल नहीं है। मुझे लगता है सभी पार्टियों को इस चीज में मिलजुल के काम करना चाहिए। जहां तक गृह मंत्री जी के बयान की बात है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बिकॉज वो एक राजनीतिक उनका बयान है, पर मैं इसको आपको दूसरी तरह से इस पे एक अपना विश्लेषण देना चाहूंगा। इस बार हमारे देश में 97 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाले, और उसमें से आप देखते हैं कि 2 करोड़ हमारे यंग वोटर्स थे, फ्रेश वोटर्स थे। तो हमारी जो राजनीति है, ये टीका टिप्पणी से उठ के अगर हम कुछ कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे, ऑन मैटर्स ऑफ इंपॉर्टेंस, उन पे अगर हम अभी राजनीति करते हैं, फॉर एग्जाम्पल खारगे जी की बात की, खारगे जी हो गए या नड्डा जी हो गए, ये सभी अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अपनी एक गरिमा है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है। तो किसी दूसरे पर कीचड़ उछालना या ऐसा करना, मुझे लगता है ये किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता है। अभी 6 चरण हो चुके हैं, 7वां चरण 1 जून को वोट होने हैं, पंजाब में होने हैं कुछ। तो देखिए, इसका मेरे को यही लगता है कि किसी दूसरी पार्टी के आप सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? नवजोत जी, हाँ, मैं वही बात कह रहा था कि हमें किसी भी बात चल रही है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे कर रही है, उस चीज से मुझे लगता है ऊपर उठ के तो कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे, उन पे राजनीति होनी चाहिए। जो भी जीतेगा 4 जून को, तो रुझान उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, पर आइडिया एक बड़े ही पॉजिटिव तरीके से राजनीति को आगे लेके जाना चाहिए। मंत्री जी का के बारे में कुछ ऐसा कहना या उनके बारे में वार करना, आई थिंक उठकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। देश में वो वक्त आ चुका है
कि जब राजनीति मुद्दों पे हो, ना कि पर्सनल अटैक्स पे हो। पर्सनल अटैक से हम अपने जो आने वाली जनरेशन को क्या एक लेसन दे रहे हैं, क्या उनके लिए एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। तो आई थिंक ये चीजें जो मेरे वरिष्ठ यहाँ पे वरिष्ठ पार्टियों के जो भी नेता बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि अपनी अपनी पार्टीज के थ्रू वो इस तरह के एजेंडे को फॉरवर्ड करे, ताकि देश में एक हमें कंस्ट्रक्टिव डिबेट की बात हो सके। 1960s के दौर में जब हमारे जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती थी, उनमें भी गरिमापूर्ण तरीके से बात होती थी। तो रादर देन ट्राई टू कट अपोजिशंस वॉइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन बात पे एक प्रत्यक्ष करें। अब वो भी बात है, अब इस चीज में मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि एक दूसरी पार्टी को टिकट करना, तो मेरा यही कहना है। ठीक है, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, 2-3 बातें निकल कर आई हैं, जैसा कि नवजोत जी ने अभी अंत में जो बात कही कि किसी भी पार्टी के अध्यक्ष के लिए इस तरह की टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, वो किसी के लिए भी हो, लेकिन उस बात को यहाँ लाने की ज़रूरत क्या थी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि यदि आपने टिप्पणी कर भी दी है तो आप कैसे बोल सकते हैं? क्या अमित शाह जी को नहीं पता होगा कि कांग्रेस में क्या प्रोटोकॉल होता है? मुझे लगता है सबको पता होता है, सब अपने राजनीति के धुरंधर है। ऐसा तो नहीं है कि उनका ज्ञान राजनीति में कम होगा, और फिर देश के गृह मंत्री हैं। तो मुझे लगता है ये सारे जो बयान आए हैं या इस तरह से जो उनके लिए कह दिया गया है, आप क्या मानते हैं इससे? देखिए राखी जी, सबसे पहली बात यह है, नवजोत जी ने अभी कहा भी कि इन सारी चीज़ों से उठ करके, ऊपर उठ करके बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ अमित शाह जी के बयान पर। कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि उनको उनके बयान को सीरियसली नहीं लेते हैं। भाई आपको तो लेना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, पूर्व में 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे बयानों को जो बयान आ रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष की हो, मतलब एनडीए की तरफ से हो या इंडिया अलायंस की तरफ से, दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं, सारे बयान सीरियस हैं। जनता पब्लिक डोमेन में, और पब्लिक जानना चाहती है कि इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं। पहली बात तो ये है। तो आप अगर सीरियसली नहीं लेते हैं तो ये आपका अपना सोचना है। लेकिन दूसरी बात है कि जिस मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, नौकरी जाने पर, देखिए गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, अभी आप देखिए, एक खड़गे जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जहाँ तक यह कि उनका चुनाव हो गया, चुन करके आए, मतलब उनका राजनीतिक करियर आप बता रहे थे कितना लंबा है, उनका राजनीतिक अनुभव कितना लंबा है। निश्चित रूप से किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ ही बैठे हैं उनका अध्यक्ष हो, कोई भी अध्यक्ष हो, ये लोग कोई नौकरी नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिम्मेदारी अगर नहीं निभा पाते हैं तो पार्टी उनको छोड़ना पड़ता है या अपनी स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी हारे तो उन्होंने नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेकर छोड़ दिए। इसका मतलब थोड़े कि नौकरी करना छोड़ दिए। मेरा ये कहना है कि ये सारे बयान क्यों आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस मुद्दे की बात नवजोत जी कह रहे हैं, शुरू से ही पहले ही चरण से मुद्दों की बात ही करना राजनीतिक दल बंद कर दिए। एक दूसरे पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे की पार्टी को लेकर के इस तरह की बातें आ रही हैं। और हमें लगता है कि 2024 के चुनाव में बहुत सारी बातें, बहुत सारी सीमाएं लांघी गई हैं, उनको भी देखना होगा। जनता इनके जो स्टेटमेंट डिलीवर करते हैं किस तरह से लेती है, या जनता इस तरह के जो बयान आते हैं उसको किस तरह से सोचती है, ये तो समय बताएगा। और ये इनकी वजह से क्या वोट या पब्लिक से कनेक्ट हो पा रहे हैं या उनको वोट मिलेगा, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत ऐसे गंभीर मुद्दे हैं और सभी दलों के अपने अपने जो है, एक तरह से सबके अपना एजेंडा है, सबका अपना घोषणा पत्र है, सबके अपने काम है। इनको गिनाने की ज़रूरत थी। महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीज़ों पर खुल के चर्चा होनी चाहिए थी। 5 साल में एक बार मौका आता देश में, जब जनता के बीच में नेता जाते, उसके बीच में तो मिलते ही नहीं हैं। तो कम से कम नहीं को तो जनता से ऐसा सीधा संवाद होना चाहिए राखी जी, जिसमें इन सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और उसी डिबेट के आधार पर जनता उनका चयन करेगी। हमें लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आज की डेट में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और कोई भी दल हो, किसी भी व्यक्ति ने बयान दिया हो, दोनों तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, इन पर ज़रूर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अब अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे बस, और सवाल मेरा बस वही है, मैं अपनी बात से इधर उधर नहीं जाऊंगी। मैं बस इतना जानना चाहती हूं कि कांग्रेस में जो क्राइटेरिया है 5 साल का, 3 साल भी रहा है ऐसा नहीं है, इसके अलावा एक एक्सेप्शनल चीज़ होती है, कोई इमरजेंसी है, किसी का निधन हुआ या किसी ने इस्तीफा दिया
तो उसके बाद फिर जो महासचिव होगा उसको बनाएं। अब किसको बनाना है वो तय करें, लेकिन ये क्राइटेरिया उनका फिक्स है। तो 5 साल तो खड़गे जी को हुआ नहीं है अभी। और रही बात इस इलेक्शन के बाद में क्या प्रोसेस होगी, वो डिसाइड करेंगे। हार भी जाते हैं, कुछ नहीं भी होता है तो भी उनको निकाल दिया जाएगा, नहीं निकाल दिया जाएगा। ये बीजेपी इसकी श्योरिटी कैसे लेती है, कि अमित शाह जी कैसे कह सकते हैं? बस ये छोटा सा सवाल। जी राखी जी, मैं आपके सवाल पर आता हूं, लेकिन बहुत सारे कांग्रेस के और आप आम पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, मैं उसका जवाब भी देता हूं। हाँ, बस थोड़ा सा देखिए, कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार। तो ईडी ने 1.25 लाख करोड़ जो पकड़ा है वो किसका पकड़ा है? भ्रष्टाचारियों का पकड़ा है। और भ्रष्टाचारी कहां से पाए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से, घमंडिया गठबंधन के जितने भी दल है वहां से पाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोई मुद्दों की बात नहीं हो रही है। मुद्दे तो हमने स्पष्ट कर दिए हैं, मुद्दे तो हमारे बिल्कुल जनता के सामने स्पष्ट हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब इस देश को बनाना है, हाउसिंग फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल, टैप वाटर फॉर ऑल, गैस पाइपलाइन फॉर ऑल। ये सब हमारे मुद्दे ही हैं जो जनता के बीच में है। अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं है वो एक अलग बात है। देखिए, इन्होंने एक बात कही थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि बहुत सारी बातें की कि उनको 25 लाख का इलाज पहले फ्री मिलता था, पर्ची पे कोई दवाई लिख के देता था, उनको फ्री में दवाई मिल जाती थी। भैया कौन सी दुनिया में रहते, कहीं से लूटते होंगे आप, खरीदते नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वो लूट का इतिहास है, वो माफियागिरी का इतिहास है, वो गुंडागर्दी का इतिहास है। तो वो लूटते होंगे जिसको आप फ्री समझते होंगे। उसके बाद इन्होंने कहा, देखिए 2 लड़कों का साथ तो हमने देख चुका है, ये फ्लॉप फिल्म है, इसको जनता ने नकार दिया है। 2 लड़कों का साथ जो ये बोलते हैं, अब वो जनता ने कह दिया कि ये 2 लड़कों का साथ चलने वाला नहीं है, वो फ्लॉप फिल्म है। तीसरी बात, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने जेल से निकलते ही इनके नेता ने क्या कहा? पहली बात तो वो जेल में है और जेल गए और इस्तीफा नहीं दिया, वहीं पे इनकी नैतिकता गिर जाती है। इनको नैतिकता इनको शोभा नहीं देती। जेल से निकलते ही उस नेता ने क्या कहा? अभी देखिए, जेल में कोई काम तो होता नहीं है, कपोल कल्पनाओं में आदमी अपने आप को व्यस्त रखता है। तो वहां से निकले और एक शगुफा छोड़ दिया कि ये चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, इसकी नौकरी, उसकी नौकरी। अरे आपके कार्यकाल में दिल्ली में जलकर 7 बच्चे मर गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहां गया आपका प्रशासन? जो स्वास्थ्य सेवा की आप इतना ढिंडोरा पीटते थे, जो स्कूलों की आपने इतनी ढिंडोरा पीटी, जो मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर इतना ढिंडोरा, कहां गया वो सारा स्वास्थ्य सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था? तो यहीं पे इनकी नीयत और नीति साफ हो जाती है राखी जी। देखिए किस तरीके से अभी इन पर एनआईए की भी जांच होने वाली है, जो फॉरेन फंडिंग के मामले में इन्हें पन्नू की संस्था से करोड़ों रुपए जो इन्होंने लिए हैं ना, ये सब जेल जाएंगे। इनकी नीयत जो है वो वहीं स्पष्ट हो जाती है कि मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, संजय सिंह जेल गए, कोई नेता जेल बाहर नहीं आया। लेकिन एक सेक्रेटरी के जेल जाने पे, पर्सनल सेक्रेटरी के जेल जाने पे सारे आम आदमी पार्टी के नेता लाइन बना के रैली निकाल रहे हैं। वहीं पे स्थिति स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हंस रहे हैं, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? क्या गम, क्या भ्रष्टाचार है जो छुपा रहे हो? अमित जी, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैं आपके सवाल पर आता हूं। देखिए, गांधी परिवार में चाकरी, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की चाकरी ही होती है, इस चीज को स्पष्ट हो जाना चाहिए। मनमोहन सिंह थे, वो हुक्म बजाते थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। एक बात बताइए, एक चुनी हुई सरकार का लाया हुआ अध्यादेश हिम्मत है किसी भी आम इंसान में या किसी भी नेता में कि वो फाड़ कर फेंक दे? लेकिन राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंक दिया। यही होता है चाकरी बजाना। खड़गे जी भी इसलिए लाए गए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सरकार और जो अध्यादेश था, राहुल गांधी तो चाहते ही थे कि लालू यादव की राजनीति खत्म हो जाए, वो दोबारा संसद का मुंह नहीं देख पाए, और वही उन्होंने किया और आज वो गठबंधन में है। तो किस तरीके से इनकी राजनीतिक मजबूरी है अपने अपने परिवार को बचाने की, ताकि जो इनके नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो इनके परिवार का हुक्म बजाते रहें। यही इनकी हालचाल है। नहीं तो ये कहते कि भाई ये यादव समाज में ये सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सभी यादव मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन नहीं, लालू यादव कहते हैं ये मेरा बेटा है, सभी यादव लोग इसको सपोर्ट करें। मुलायम सिंह भी वही कहते रहे। देखिए, दो जो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, यूपी की जनता आज ये कहने लगी है कि इन लड़कों को रवाना करो यहां से, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पे हमें एक चीज क्लियर कर लेना चाहिए कि गांधी परिवार से बाहर का कोई कुछ जो होता है वो चाकरी ही बजाता है, वो हुक्म ही बजाता है गांधी परिवार का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। चलिए, नितिन जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। दारा सिंह जी, इसके बाद आ रही हूं। देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले जो मैंने शुरुआत में कहा कि
क्या नाम से समर्पण और क्या नाम से संघर्ष की कहानी है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। वो 7 साल में जो उन्होंने अपनी माँ को खोया, बहन को जलते हुए खोया, और उसके बाद में अपनी पढ़ाई की है। बोले कितनी पढ़ाई की है उन्होंने? कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं, लॉ की डिग्री की है, बैचलर अपने अच्छी जगह से की, उसके बाद में लॉ की प्रैक्टिस की है। कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री उनके पास नहीं है। और देश में आप जब भी पढ़ाई की बात कर रहे थे कि वो पढ़ा लिखा बनना चाहिए, देश ने एक चाय वाले को भी प्रधानमंत्री बनाया है, क्योंकि उसने चाय वाले प्रधानमंत्री की बातों पे भरोसा किया। आप कह रहे 2047 तक हम ये कर देंगे, आपने पहले 2022 तक कहा था कि जल से नल होगा, 2022 तक कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, आपने 2022 तक कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, आपने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 100 दिन में काला दिन आ जाएगा, नमामि गंगे साफ हो जाएगी। 50 ऐसी बातें आपने कही थी जो स्मार्ट सिटी होंगी, स्मार्ट गांव होंगे। मैं उन बातों को केवल उनको बोलने लगूं तो वो भी अगर पूरा शो खत्म हो जाएगा वो बातें कंप्लीट नहीं होंगी। सब हुआ है मान्यवर, सब हुआ है। थोड़ा पढ़ने का कष्ट करें, थोड़ा पढ़ने का कष्ट करें। 25 करोड़ लोग इसी कार्यकाल में गरीबी से बाहर आए हैं। आपने सिर्फ गरीबी का ढिंढोरा पीटा और गरीबों का इस्तेमाल किया। बताइए आपकी सरकार में कितने गरीब बाहर आए, कितने लोग गरीबी से बाहर? अमित जी प्लीज, वो बीच में नहीं बोले थे। 1 मिनट प्लीज, समय हो जाएगा, सबकी बात नहीं आ पाएगी ना, प्लीज वो बीच में नहीं बोले थे। मैं ये कह रहा था कि आपने यही सब शगुफे 2022 तक कंप्लीट करने के लिए बोला थे, अब ये 2047 तक बोलने लगे हो। आपने बहुत काम किया, बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड में काम किया, आपने 20 वालों से अपने चंदा लेने का काम किया, जो जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया, आपने वैक्सीन वालों से पैसे लेने का काम किया, जो कंपनियां प्रॉफिट नहीं थी उनसे चंदा लेने का काम किया, आपने तमाम भ्रष्टाचारों के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत अच्छे काम किए। इसीलिए आपने किसानों की 700 किसानों की हत्या जो आपने करी है, 3 काले कानून लाके वो करने का आपने काम किया, युवा से रोजगार छीनने का आपने काम किया, एक आम आदमी को छीनने का काम किया, पेट्रोल डीजल से 35 रुपए कहते थे जबकि उसको लूटने का काम किया। आपने भ्रष्टाचारी दिन दिन पे भ्रष्टाचारों के आरोप, ठीक है नितिन जी, अजीत पवार हो चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, ये लड़के नहीं, ये पूरी जनता के पास आपका हिसाब है। ये जनता ने आपके डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, इसीलिए आप भाग रहे हो, इसलिए आप कभी मछली बोल आपने बनाए होंगे ठीक है नितिन जी, चलिए जनता के पास हमारा सारा हिसाब है भाई साहब। दीजिए सर, वही बातें मत करिए प्लीज, बहुत सुना मैंने ये। पार्टी करप्ट हो चुकी है, ठीक है, आपकी मानसिक रूप से पार्टी करप्ट हो चुकी है। जो एक दलित नेता जिसने 50 साल का अपना करियर है, जिसने तमाम संघर्ष देखे और यहाँ पे आज जनता की सेवा करके, आप तो एक पिछड़े को हर दिन गाली देते हो, सोते जागते गाली देते हो, उठते बैठते गाली देते हो, पानी पी पी के गाली देते हो। ठीक है अमित जी और नितिन जी प्लीज, दारा सिंह जी अपनी बात रखिए। शर्म नहीं है? 10 साल में आपको मुद्दों पे बात करनी चाहिए। नितिन जी ठीक है 1 मिनट और भी मेहमाने बोलने दीजिए। आपके नेता बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं और आप लोगों की बौखलाहट से साफ पता चलता है। आज इंडिया गठबंधन न्याय पत्र की बात, नितिन जी पहले तो कह रहे थे कि सीरियसली नहीं लेते आप इन तमाम बातों को, आप बोलना ही बंद नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए प्लीज, ठीक है, और भी मेहमानों को बोलने दीजिए। ठीक है दारा सिंह जी अपनी बात रखिए। मैडम आप बीच में बोलने के लिए आप एक तो घिसा पिटा रिकॉर्ड है राखी जी। नितिन जी प्लीज आप मुझे मत बताइए, है ना, 2 बार 3 बार 4 बार बोलना एक बात होती है। उनको चुप कराया और वो चुप हुए तो हैं। 10 सेकंड का कमेंट, 10 सेकंड का उम्मीद, 10 सेकंड तो ठीक से बोलिए। 1 मिनट नितिन जी, पहली बार जुड़ रहे हैं मेरी चर्चा में, ठीक से बात कीजिए। और मणिपुर में 60,000 लोग बेघर हो गए, तमाम जो औरतें हैं उनको निवस्त करके घुमाया गया, ना प्रधानमंत्री आज तक वहां पे गए, ना कभी ना वहां पे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। आप नैतिकता की बात करते हैं, कहां का टॉपिक कहां लेके जा रहे हैं? बनना के लिए अरे आपको मणिपुर की चिंता नहीं है, इसीलिए आपको कहां का टॉपिक लगता है? प्रज्वल रेवन्ना के लिए आप वोट मांगते हैं और बेशर्मी आके यहाँ पे डिबेट करते हैं। शर्म और नैतिकता आपके अंदर नहीं है। राखी जी ठीक है अमित जी प्लीज दारा सिंह जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलने दीजिए। एटलीस्ट आप, वो शायद पहली बार जुड़े हैं इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को बोल नहीं रही हूं। आप लोग हमेशा से जुड़े हैं इस चर्चा में। प्लीज दारा सिंह जी थोड़ा जल्दी से बोलिएगा सर। ही समझेगा। नरेंद्र मोदी जी अमित शाह एक नौकर हैं अडानी के, आरएसएस के, जिनको खुद खतरा है 4 जून के बाद नौकरी से निकाले जाएंगे। दूसरा, इन्होंने अभी गुंडा कुछ शब्द इस्तेमाल किया। मैं बता दूं 2012 में जब हमारी सरकार बनी तो लड़कियों को छेड़छाड़ करते थे ना, तो हम उनके लिए 10-90 चलवाए और 112 जो जमीन कब्जा कर लेते थे ना आप लोग गाँव देहातों में, तो 112 चलाए, यूपी हाइड्रेट चलवाए तो उसको 112 कर दिए आपने। और दूसरी बात तिवारी जी, जिस स्कूल में आप पढ़ के आए हो, जिस विद्यालय यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो, वो कांग्रेस के ही दिन है। तुम्हारे आरएसएस और भाजपा ने
सिर्फ तोड़ने और बेचने का काम किया। मुझे शिक्षा का ज्ञान मत देना। और अमित जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। अपराधियों को तुमने तो सिर्फ कहा कि मिट्टी में मिलाऊंगा, तो लिस्ट के हिसाब से, जात के हिसाब से मेहनत किया है, मगर 2004 के बाद लिस्ट बनी हुई है। वो लोग सिर्फ जेल में जाएंगे। हम लोग कानून नहीं तोड़ते हैं, कानून बनाते हैं, समाज को जीना सिखाते हैं, समाज को शिक्षा की ओर ले जाना सिखाते हैं। ठीक है, तुम्हारी तरफ 300 रुपए 400 रुपए देकर वोट नहीं खरीद रहे रात को दारू पिलाकर, प्रवक्ता जी। और दूसरी बात सुन लीजिए जी, इसी दुनिया में 1 रुपए के पर्चा में मैंने इलाज करवाया है। इसी दुनिया में जो आज तुमने महंगी कर दी, आज जो आपने आयुष्मान कार्ड बोला है ना, जिसके घर में 4 सदस्य है उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है, और उन्हीं के घर में सबसे ज्यादा सीरियस आदमी होता है। नौकरी जिसके परिवार में एक आदमी है उसके घर में बनता है, जिसके घर में एक आदमी है उसके घर में बनता है। क्या बात कर रहे हैं दारा सिंह जी? सुनिए, आवाज पहले धीमे कीजिए, बात सुनिए, मैंने आपकी सुनी थी। ये देश का बात है, आपने नौजवानों की नौकरी छीन ली है, उनसे पहले पैसा लिया पेपर के नाम पे, ट्रेन का किराया। PLFS का रिपोर्ट जाकर पढ़ लीजिए, PLFS का रिपोर्ट जाकर पढ़ लीजिए, आपको पता नहीं होगा क्योंकि समय हो रहा है। प्लीज हमारे 3 मेहमान और छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए उनकी। दारा सिंह जी, बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कौन किसको नौकर कह रहा है कहने दीजिए। आप भी अभी कह रहे थे अपनी बातों में अडानी अंबानी के नौकर है, मत बोलिए सर, अच्छा नहीं लगता। एक पद पे है, क्यों हम अपनी जुबान को खराब करें? राखी जी 1 सेकंड बस, प्लीज 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। आज आपने देखा होगा कि किसी ने 2 लोगों को कुचल कर मार डाला, और वो सांसद भी थे और सांसद प्रत्याशी भी थे। क्या अब भारतीय जनता पार्टी उनको फांसी चढ़ाएगी? जो ये कह रहे थे ना कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। निश्चित तौर पे कानून सम्मत कार्रवाई होगी, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। हमारे चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, उससे बढ़कर आप क्या बात करते हैं? आपके कार्यकाल में तो गुंडों को आप संरक्षण देते थे, माफिया के घर जाके आप लड्डू खाकर आते हैं। ऐसे बात करेंगे तो एक के पास वार है, दूसरे के पास पलटवार है। मुद्दे पे रह के बात करिए, सबको समय दे रही हूँ मैं डबल से, प्लीज। रमाकांत जी थोड़ा जल्दी से। जी देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इनके नेता बौखलाहट में कुछ का कुछ बोल के आ जाते हैं और ये जवाब दे दे करके परेशान है। जनता इनके जवाबों पे विश्वास ही नहीं कर पा रही है। अब देखिए ना, 2 तारीख की आप तैयारी कीजिए रमाकांत जी, रुक जाइए, लड्डू वड्डू बंटवाइए, ढोल ताशे मंगवाइए, बजाइए। दिल्ली की जनता उत्साह कर रही है, आप भी उसमें शामिल होइए। 2047 की बात करते हैं, ये अभी नहीं बतलाए हैं कि 2014 से 24 तक क्या किए हैं। अब 47 में करने की बात करते हैं, तो 47 तक ना ये किसी को नौकरी देंगे, ना तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ना तो महंगाई कम करेंगे। ये कहते हैं 47 में हम जवाब देंगे, 47 में भारत जो है विश्वगुरु बनेगा। तो ये इस बात की बात करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तो अब ये दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल उठाने लग गए। अरे पूरी दुनिया दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था का लोहा मानती है, आप दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल देख लिया जनता ने। ये कभी ये नहीं बतलाएंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें आग लग जाती है 4 साल पहले, आज तक मरने वालों की संख्या का सही आंकड़ा नहीं दे पाई। कुछ दिन पहले हरदा में आग लग गई थी। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं भाई। हरदा में बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ, अवैध फैक्ट्री थी, भाजपाइयों के सहयोग से चल रही थी। चलिए रमाकांत फैक्ट्री, वहां कितने लोग मरे, कितने लोग जख्मी हुए, उसका आज तक इन्होंने आंकड़ा नहीं चलने दीजिए राखी जी, कपोल कल्पनाओं का दौर है। नहीं सर, कपोल कल्पनाओं में क्या समय हो जाएगा? मेरे 2 मेहमान हैं जिनकी प्रतिक्रिया वो नहीं आ पाएगी। ये कल्पनाएं तो मैं बहुत लंबे समय से अपनी डिबेट्स में देख रही हूँ, पहले चरण से यही देख रही हूँ। तो प्लीज, मैं तो जिस पे थी उस पे ही रहूंगी। लास्ट बात है रमाकांत जी, ये आजकल बुजुर्गों की भी बात करने लग गए हैं, लेकिन कभी ये नहीं बतलाएंगे कि जो बुजुर्गों को रेल यात्रा में 50% की सब्सिडी मिलती थी, छूट मिलती थी, वो बुजुर्गों की यात्रा की छूट क्यों छीन लिया इन्होंने? ठीक है, ये नहीं बताएंगे। नवजोत जी थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिएगा। अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जो बाहर नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वे हृदय नहीं वे पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, 1960 के दशक में जब उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू का क्रिटिसिज्म किया था पार्लियामेंट में, तो तब वो आपस में जंग नहीं होती थी। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू वुड कंग्रेचुलेट हिम कि आपने बहुत अच्छा एक भाषण दिया। तो मुझे लगता है आज का ये डिबेट सुन के भी
मुझे निराशा भी हुई है और मुझे लगता है हम थोड़ा सा हमें डिबेट को थोड़े पॉजिटिव एंगल पे लेके जाना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के बजाय हम पॉजिटिव एजेंडास पे लेके काम, बिकॉज आप लोग लीडर्स हैं देश के, आप हमारे जो यूथ है आपको फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है हमारे जो पूर्व लीडर्स हैं जो लेगेसी छोड़ के गए हैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेके जाएं, तभी हम एक भविष्य की भारत की उस स्वर्णिम भारत का निर्माण कर पाएंगे जो प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न है 2047 तक। तो हम तभी कर पाएंगे जब हम सभी साथ मिलके क्रिटिसिज्म भी करेंगे तो पॉजिटिव चीजों को लेके, ना कि पर्सनल अटैक्स। किसी को चोर गुंडा लुटेरा बोल के कोई किसी का फायदा नहीं होगा। तो मुझे लगता है जमीनी मुद्दों पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, गरीबी पे, इन चीजों पे, क्रिएटिंग जॉब्स पे, इन चीजों पे, किसानी के मुद्दों पे, इन पे राजनीति हो। किसने कितना अच्छा काम किया, कितने अच्छे स्कूल बने, आई थिंक दैट शुड बी द एजेंडा फॉर दी। बिल्कुल ठीक है नवजोत जी, यही तो बात पहले चरण से शुरू से कह रहे हैं, पर कहाँ हुआ, कहाँ हुई ये बातें? वही तो हम हमेशा कहते आए पर नहीं हुई। अब क्या, अब तो एक चरण बाकी है, उसके बाद नतीजे हैं और उसके बाद भी न जाने क्या क्या बात आ गई। अब तो नौकरी लेने देने की बात आने लगी आखिरी में। खैर देखते हैं, आपका जो मैसेज है उम्मीद करती हूँ ये अच्छे से स्प्रेड होगा तो लोग समझेंगे, पर ये राजनीति और उसका स्तर पहले और अब में बहुत अंतर है। मुझे नहीं लगता कोई इस पे कोई बहुत अच्छा, हम कोई एक अच्छा इंप्लीमेंट देख पाएंगे, क्योंकि एक ने बोला तो दूसरा कैसे छोड़ देगा? आप ये भी तो सोचिए ना, राजनीति नहीं हो पाएगी, मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। खैर समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, अभी लिगेसी की बात कर रहे थे हमारे विश्लेषक नवजोत जी। बिल्कुल लिगेसी को लेकर के निश्चित रूप से जो वर्तमान जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमने भी बहुत सारे पार्लियामेंट में बहुत सारे बड़े नेताओं के, प्रधानमंत्री जी के भाषणों को सुना है, और निश्चित रूप से कभी कभी जो भी आलोचना होती है उसको लोग आलोचना को इस तरह से नहीं लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर टांट नहीं करते हैं, बल्कि एक जो स्वस्थ परंपरा रही है और एक दूसरे की आलोचना की गई। लेकिन वर्तमान में जिस तरह का परिदृश्य है उसको देखते हुए ये बड़ा मुश्किल है कह पाना। और पिछले चुनाव दर चुनाव, ये भी नहीं, 2047 का अगर प्रधानमंत्री जी का विजन है, बहुत अच्छी बात है। किसी देश के लिए अगर ऐसा कोई विजन आता है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस विजन पर ज्यादा चर्चा होना चाहिए बनिस्पत एक दूसरे के टीका टिप्पणी। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण है, अध्यक्षों पर सियासत गरमाई है, बात नौकरी तक आई है। एक बात समझ में आई कि इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात ये भी थी कि पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ना है, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इसलिए हमने कह दिया, किसी ने कह दिया, मतलब ही नहीं है इन बातों का। ऐसे काम नहीं चलेगा। पहली बात तो ये बात सच है कि आप दूसरों को बोलने से पहले खुद में झांकिए कि आप कहां कितना उचित कर रहे हैं, आपके नियम कानून क्या कहते हैं, आपका प्रोसेस, आपकी चुनाव प्रक्रिया क्या कहती है। उसके बाद आके बात करेंगे तो बेहतर होगा। खैर, अब एक चरण और बाकी है और इन सब बातों का क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा उन 57 सीटों पर? हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है, पर कोई बड़ी बात नहीं कि इसको वहां पे भी चुनाव प्रचार में लेकर चले जाएं। ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।